आज भी कृषि विज्ञान केंद्र में अगर पूछे किसी किसान से कि किसान अगर उनको कॉल सेंटर बनाता है तो फिर मेरे रोग लगा हुआ है, मैं अपने खेत में क्या डालूं, तो उसको कहेंगे कार्बेंडाजिम, साइपरमेथ्रिन, ग्लाइफोसेट, हर्बिसाइड, स्पीसाइड, पेस्टिसाइड डाल दिया। मेरी पीएचडी हर्बिसाइड पर रही। मोथा एक सबसे नोटोरियस वीड माना जाता है, साइप्रस नोटोरियस आता ही नहीं। हाँ, गांव में भोजपुरी में कहावत है कि खेत में किसान मोथा निकाल रहा, काटता है तो मोथा कहता है किसान से कि तू आवा घर से, हम आई कर को। मतलब जब तक तुम घर जाके वापस आओगे तब तक नीचे ऊपर आ रहा है। तो दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार है मैकेनिकल में, और ये मोथा कहा जाता है। कई वैरायटियां हैं, 32 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है, उसमें ट्यूबर को टूटता है, हर 21 में भी निकनई बन जाती है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फैलता है। तो ये उसमें मेरी पीएचडी थी, और उस पीएचडी में भी केमिकल एरेडिकेशन था मेरी। उसके बाद मैंने जो बेसिक काम किया, और रिसर्च के बाद जब मैं किसान आंदोलन में आया तो उसके पहले एक घटना घटित हुई थी कि मैं पीडीएफ के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए सोच रहा था, और मुझे जाना था स्वीडन। वहाँ की यूनिवर्सिटी में मेरी थीसिस गई थी, थीसिस है मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ मुझे जाना था फर्दर रिसर्च के लिए। गांव आया था पासपोर्ट के लिए। मेरे इंटरव्यू में भी वो सारा डिटेल, जिन्होंने क्वेश्चन जो लिया वो डिटेल उस पर नहीं जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि उसमें मूथी पर मेरे दिमाग में था कि जो केमिकल है एक ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कहलाता है, वो प्रोटीन अब हाथ में रखे जलन होने देगा, डिजॉल्व कर देगा, प्रोटीन को डिजॉल्व करता है। तो वो सबसे इफेक्टिव था। और एक केमिकल और था 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियानिक एसिड, हम लोग उसको डेलापान कहते हैं इसका। और ये करीब उस समय 80 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ, 75 में सबमिट हो गई थी, 2 साल लगे मुझे पीएचडी की है। तो उस दौरान मेरे मन में था कि बड़ा किसान हरियाणा पंजाब का वही डाल सकता है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि खरपतवार से भी, हाथी से भी दवा बनाई जा सकती है? ये मन में कई दिनों से कौन रहा है गरीब किसान के लिए। एक दिन मैं गोरखपुर की बात पीएचडी फिजियोलॉजी में किया था, वीड बायोलॉजिस्ट होते हैं। तो रात के 8 बजे चांदनी खुली हुई थी और ये बाहर लैब से निकला तो खूब महक आ रही थी जंगली तुलसी की। तो दिमाग में एक विचार आया कि इस सूत्र में लिखा है, इसमें भी लिखा है कि हर महकने वाले पौधा औषधि गुण वाला होता है। अगर ये महक है तो क्या इसमें दवा हो सकती है जो मोटे को कंट्रोल कर ले? सुबह आने के बाद मैंने उसको पत्तियां नोची और तोड़ करके फोकस करके उसको ट्यूबर को उसमें दे दिया। रिजल्ट ये आया कि जिसमें कंट्रोल हम लोग कहते हैं, पानी में ट्यूबर भिगोई गई मोटे की, उसमें 100% जर्मिनेशन था, और उस मुश्किल से 5% जो सोल्यूशन ने बनाया था उसमें एक भी जर्मिनेशन नहीं। और ये पहली रिपोर्टिंग थी, इसको एलोमॉर्फिज्म कहते हैं कि प्लांट एक्सट्रैक्ट ही पौधे को मारे। मेरे कई बार हुआ, मेरे प्रोफेसर जो थे मेरे पेपर में नाम छापने को तैयार नहीं हुए कि भाई तुम जो रिपोर्ट कर रहे हो अभी कहीं रिपोर्टेड नहीं। मैं क्या करूं, 1 बार 2 बार 3 बार रिजल्ट जो आए। तो फिलहाल मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी, कोई मेरे पास रसीद भी नहीं थी। तो वो पेपर मेरा केमिस्ट्री में, वो वहाँ उस समय केमिस्ट्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे रस्तोगी जी, 2 बार जो बीएचयू में वाइस चांसलर बने, उन्हीं का स्टूडेंट था। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना नाम भी छाप लो और ये पेपर भेज दो। तो बहुत अच्छा जर्नल अमेरिका का, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में 81 में पेपर मैं आपको दे दूंगा, वो पब्लिश किया। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सिनम कैनम अगेंस्ट साइप्रस एल। आर्सिनम कैनम कहते हैं जंगली तुलसी, वो कंट्रोल कर रही है, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है, वो मोथे को कंट्रोल कर रही है। और मूंग हमने टेस्ट लिया था, मूंग को एक भी
टर्मिनेशन उसका नहीं रुक पाया, 100% टर्मिनेशन उसमें हुआ। तो ये पेपर था जो मेरे दिमाग में था कि मैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो हर्बिसाइड डाला जा रहा है, इसका विकल्प वनस्पतियों से ही ढूंढा, ये बेस था। फिर जब मैंने, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन 60-65 में, यूनिवर्सिटी बन गई 60 में, हरित क्रांति 60-65 से शुरुआत हुई, ये तर्क दिया जाना लगा, ये भी मिथ है, सच्चाई नहीं है, कि हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर 47 के बाद 50 मानिए 50 से 60 तक जो 10 साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, फिर भी इतना नहीं था हमको PL 480 के तहत अमेरिका से गेहूं कनाडा से मंगाना पड़ा। तो सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं, सारे समाजशास्त्री कहते हैं, सारे पॉलिटिकल लोग कहते हैं हम भूखों मर रहे थे और हमारी खेती में प्रोडक्शन नहीं था, इसलिए हमको हरित क्रांति के माध्यम से उन्नतशील बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको कहा गया, खाद, दवा और ये पेस्टिसाइड बाहर से मंगाना पड़ा, खूब प्रोडक्शन हुआ। ये आधी कहानी है। आधी कहानी उसकी ये है कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे उत्पादन देने वाली फसलें थी और बहुत अधिक थी। आप ताजुब करेंगे कि धान की 2,25,000 वैरायटी थी। अगर आप देखें तो एक किसी लेख में मैंने लिखा कि 65 से 75 तक तो हरित क्रांति थी, ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन थी, लेकिन 85 से 65 से 75, 75 से 10 साल, 75 से 85 वो ब्राउन हो गई, ग्रीन से भूरी हो गई। फिर 85 से 95 वो काली हो गई और 95 आनवर्ड 2005 आत्महत्यारी हो गई। आज हर आधे घंटे में कैश क्रॉप करने वाले इलाके का किसान, एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा था, शायद आजकल उन्होंने आंकड़ा देना बंद कर दिया है। तो आप बताइए, उस एग्रीकल्चर का जो ग्रीन थी, ब्राउन हुई, ब्लैक हुई, सुसाइडल हुई। तो मेरा मिशन ये है कि सुसाइडल एग्रीकल्चर को सर्वाइवल एग्रीकल्चर में कैसे और फिर गोल्डन एग्रीकल्चर में कैसे बदला जाए, इसके लिए मैंने ये आपको सब भूमिका में बताई। और अब हम इस पे करेंगे कि क्या करना क्या है। तो मैं सब आपको अभी इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाए तो वो सारा फोटो ले लीजिए उन संदर्भ ग्रंथों का जिसको मैं बोल रहा हूँ, ईसा के 15,000 वर्ष पहले से। देखिए, एक ये है, ये है एग्रीकल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया ग्रंथ है, कृषि पराशर ऋषि ने लगभग ईसा के 400 वर्ष पहले ये किताब लिखी है। ये संस्कृत में है, देखिए संस्कृत में है और इसका फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी भी मेरे पास है। तो ये पहली टेक्स्ट बुक है। बुक और टेक्स्ट बुक में फर्क ये है कि उस बुक में जिन जिन विषयों पर कहा गया है सब कंसाइज चैप्टर वाइज है। तो पहली दुनिया की टेक्स्ट बुक है ऋषि पराशर। मेरा गोत्र भी पराशर है। पराशर ऋषि की कहानी संभवतः आपको लोगों को नहीं पता हो तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर है। हुआ क्या कि एक कहानी तो राहों में है ना कि प्रतिद्वंदिता थी विश्वामित्र की, वशिष्ठ पे आक्रमण किया तो नंदी ने सारी फौज का, उनकी जो गाय थी नंदिनी ने उनकी सारी फौज को परास्त कर दिया। तो कहते हैं कि भूत बलम शक्ति बलम तेजो बलम बलम से, तो राजपाट छोड़ करके उन्होंने तपस्या शुरू की और बहुत बड़े राजर्षि कहे, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं हुए। आप लोगों को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कैटेगरी 5 है, जैसे ऋषि है, दुर्वासा ऋषि है, उनसे थोड़ी दूर है 20 किलोमीटर दूर उनका आश्रम, और उनके भाई जो दत्तात्रेय उनका भी आश्रम है सूरपुर से आगे का। तो ऋषि है दुर्वासा, वाल्मीकि महर्षि,
विश्वामित्र राजर्षि, जी, नारद देवर्षि है और वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है। ये 5 कैटेगरी है ज्ञान की। तो वशिष्ठ सर्वज्ञ, देखिए मेरे पास ये योग वासिष्ठ है, योग वासिष्ठ, अद्भुत ग्रंथ है। और वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को, उनके जो विषाद होता है, जैसे भगवान बुद्ध को हुआ उसी तरह से उनको भी है, और तमाम उसका कैसे उनका संदेह जाए, उनका विषाद जाए, उसके लिए जो उपदेश दिया योग वासिष्ठ ने। इसमें वो अपनी कथा भी बताते कि मैं कैसे पैदा हुआ। खैर वो विषयांतर हो जाएगा। हाँ, खेती का देखिए, एक तो कृषि पर असर है, दूसरा एक और ग्रंथ है वृक्ष आयुर्वेद। अद्भुत ये भी किताब है, इसमें वृक्षों के आयुर्वेद सब लिखा हुआ है। तो वृक्षों का इलाज भी, जैसे आयुर्वेद में त्रिदोष होता है, कफ पित्त और वात का जो संतुलन है बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। वैसे पेड़ों का भी इन्होंने कहा कि पेड़ भी कफ पित्त और वात उनमें भी होता है, उनमें भी होता है, और उनमें भी त्रिदोष के नाते ही बीमारियां होती हैं। इसमें उन्होंने इलाज बताया है। दूसरा इसमें उन्होंने बताया है कि गार्डन कहाँ कैसे लगाए जाए, घर के आगे पीछे कितनी दूरी पर किस तरह के फल, और फिर इसमें अद्भुत चमत्कारिक चीजें भी एग्रीकल्चर की बताई गई हैं कि कैसे अगर कोई फल है तो मीठा कैसे किया जाए, अगर वो जल्दी पकता है तो उसको कई महीने तक पकाने का कैसे, बात को पके ऐसा किया जाए। बहुत सारी ऐसा भी है कि एक आपने बीज लगाया, 7 दिन में बड़ा हुआ और 8 दिन में 10 दिन में आपने उसको तोड़ के खा लिया। ऐसे चमत्कार भरी चीजें इसमें लिखी हुई। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आम से अनार हो सकता, आम से आम पैदा। तो सर इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें किस तरीके की कोई जानकारी किसानों को दी नहीं जाती है? किसी को जानकारी भी नहीं। हाँ, जितने आज के वैज्ञानिक हैं, आप किसी से जाकर तरीके में पूछिए, मैं पूछा तो वृक्ष आयुर्वेद जानते हैं? नहीं समझे, ये देखा भी नहीं है, पढ़ने की बात छोड़िए। कृषि पर असर जानते हैं, देखिए उपवन लेना है। फिर कश्यप ऋषि ने कश्यपी के सूत्र लिखा, उनसे लगभग और बहुत सारे हैं मेरे पास रखे हुए हैं, तो इधर रखे हुए और बहुत सारे ग्रंथ इसी खेती से संबंधित। इनमें वो जो पद्धतियां जो 15,000 वर्ष से है, उनके आधार पर भविष्य की खेती को अगर हम लोग नहीं करते हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और अब ये है कि अगर एरिया एक्सपेंड ना किया जाए, तो अलग और खेती बढ़ा के ना की जाए, तो पर यूनिट एक एकड़ में 1 हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन था वो मैक्सिमम है, उससे बढ़ नहीं रहा। हरियाणा पंजाब की हालत देखिए, पंजाब की खेती के चैंपियन स्टेट में आ जाती है, हरियाणा पंजाब जैसी खेती करो ये कहा जाता था। आज इतनी बदतर हालत है कि हर घर में कोई ना कोई कैंसर का मरीज नहीं है तो पोटेंशियल है। और ट्रेन चलती है बठिंडा से जोधपुर के लिए, जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। अच्छा, वहां से टिकट लीजिए, कैंसर ट्रेन कहिए तो वहीं का टिकट दे देगा काउंटर। तो हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इतना डाल करके जहरीला बना दिया धरती को। मेरा केस है जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीला भोजन, जहरीली खेती, उस मैं आपको दे दूं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो ये कैसे जहर मुक्त किया जाए, यही मेरा दिया। पिछले 26 सालों से मैंने इस पर रिसर्च किया है, और ये मैंने आप 5 एकड़ का फार्म हाउस, मैंने इसको रिसर्च फार्म हाउस बना लिया। हर तरह के प्रयोग मैंने इसमें किए, और जो रास्ते हमने फार्मूला बनाया संजीवनी के नाम पर, संजीवनी बायोटेक ने मिशन में रजिस्टर्ड कराई 2009 में संस्था, और तब से इसको काम ये फार्मूले की तरह काम कर रहे। अब एक और चीज, फार्मूले से जो आप बनाते होंगे तो वो हम बहुत सारे पूरे देश भर में हमने बहुत सारे कई लाखों हेक्टेयर में पहुंचाया भी। अच्छा, कम से कम कई करोड़ चीज से लेकर के कम से कम 13-14 घंटों में
हर फसलों में इन्होंने बहुत अच्छा, इवन मैडम के गांव में भी अभी जो धान की खेती हो रही है वो भी सिंटर राइस है, वो भी लोग, उसमें भी मेरी खाद पड़ी हुई है। हमने जैसे बताया ना आपको कि 40 तत्व पौधे को चाहिए, तो नाइट्रोजन है हवा में, ऑक्सीजन है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, बाकी इसके बाद जो 37 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन, बोरान, ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। तो वो सब तो जब मिलेंगे पौधे को तब जाकर के वो संतुलित होगा। हमारी बॉडी को भी वही सारे तत्व, अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिंक और आयरन जिसमें अधिक हो उस तरह के गेहूं को पैदा किया जाए। तो हमारा कहना यह है कि जिंक और आयरन अगर खेत में डाला जा रहा है तो वो क्यों पौधे में क्यों नहीं जा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको हम डीएपी कहते हैं। अगर आप सूक्ष्म तत्व खेत में डालिए और डीएपी भी साथ में डालिए तो वो सूक्ष्म तत्व को अपने से चिपकाती है। वो इस तरह से जैसे चुंबक लोहे के कण को चिपकाए अपने से चिपकाती है। और अगर ट्रांसलोकेशन पौधे में जाता भी है तो नोड और इंटरनोड के बीच में लॉकिंग हो जाती है। हमारे अन्न में पहुंचने नहीं पाता जो हम खेत में डालते हैं और साथ में डीएपी डालें तो वो पौधों तक रिलीज नहीं हो पाता। हाँ, अन्न में नहीं आ पाता। चावल मतलब दाली नहीं आ पाएगा, दाने में नहीं आ पाएगा तो दाने में हमारे शरीर में नहीं। तो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि डीएपी माइनस हिंदुस्तान, डाई अमोनियम फास्फेट ने ही जब स्वाद चला गया, सुगंध चला गया, स्वास्थ्यवर्धक गुण चला गया। बचपन में आलू में गोभी लगती थी तो मैंने अपनी इस खाद से डालकर के फिर से पुराने स्वाद वापस लाए। अगली बार आएंगे तो आपको मैं खिलाऊंगा। इस खाद से वो स्वाद वापस आते हैं, स्वाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाते। सूक्ष्म तत्व जो उसमें चाहिए वो अगर है तो स्वाद, जैसे नमक के बिना स्वाद नहीं आता, सही जबान पर, वैसे शरीर को भी स्वाद तब मिलता है जब उसमें सारे तत्व हों। स्वास्थ्य भी तब मिलता है और सुगंध भी तब आती है। तो तीन चीजें सिंथेटिक रासायनिक खाद ने और विशेष तौर पर डाई अमोनियम फास्फेट बर्बाद किए। इसकी जगह रॉक फास्फेट डाला जा सकता है।